हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जीके सुपर 30 के यूट्यूब चैनल में। मैं रानी किरार। दोस्तों, काफ़ी टाइम से मैंने वीडियोस नहीं डाले हैं चैनल पे। आइए आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, जो हम पढ़ेंगे संधि। ठीक है, संधि या संधि विच्छेद। क्या है टॉपिक का नाम? संधि या संधि विच्छेद किस प्रकार किया जाता है। संधि विच्छेद। तो वर्ण विच्छेद जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था कि वर्ण विच्छेद क्या होता है, वर्णों को तोड़ना, जिस प्रकार से हम वर्णों को तोड़ते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है संधि समझने के लिए कि आपने वर्णमाला को अच्छे से पढ़ा हो, आपको वर्णमाला आती हो, स्वर व्यंजन में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। स्वरों की कितनी मात्राएं होती हैं, कितनी होती हैं? 10 मात्राएं होती हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि छोटा आ जो होता है उसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है। बाकी जो होते हैं स्वर, उनकी मात्राएं होती हैं। तो कुल मिला के कितनी मात्राएं हो जाती हैं? 10 मात्राएं होती हैं स्वरों की। तो आपको स्वर आने चाहिए, वर्ण व्यंजन वर्ण आना चाहिए और उनकी मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए। और इसके अलावा जो मैंने आपको लास्ट टॉपिक समझाया था वर्ण विच्छेद, वो आपको पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। तभी क्या होगा, आप संधि को आसानी से समझ पाएंगे। वैसे तो बहुत लोगों को संधि आती होगी, सभी ने एग्ज़ाम में पढ़ा होगा। जब हम कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या कोई भी एग्ज़ाम फाइट करने के लिए तैयारी करते हैं, तो हम तभी इन टॉपिक्स को उठाते हैं, तभी हम संधि पढ़ते हैं, समास पढ़ते हैं और बाकी टॉपिक्स भी पढ़ते हैं। लेकिन हमें फिर भी कन्फ्यूज़न होता है कि संधि क्या होती है, हम उसका किस प्रकार से संधि विच्छेद करें। ठीक है, तो आइए आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगी। आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए यदि किसी ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि संधि क्या होती है और किस प्रकार से इसका हम विच्छेद कर सकते हैं। तो संधि, विच्छेद और संधि। संधि का अर्थ होता है मेल करना या मिलना। क्या होता है? मिलना या मेल करना। यानी जब किसका मेल करना? वर्णों का। जब दो वर्ण होते हैं, दो वर्ण आपस में मिलते हैं और किसी भी प्रकार का क्या होता है, विकार उत्पन्न होता है या कोई भी बदलाव या परिवर्तन आपको लगता है शब्द में। शब्द के अंदर क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। और जो वो वर्ण होते हैं उन्हीं में क्या होता है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है, तभी वहाँ क्या होती है? संधि होती है। तो संधि तभी ही होगी किसी शब्द में जबकि वहाँ कोई भी परिवर्तन आपको महसूस हो रहा है या आपको कोई दिखाई दे रहा हो परिवर्तन। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। संधि की परिभाषा कैसे आसान तरीके से समझेंगे। संधि की परिभाषा होती है कि दो वर्णों का मेल होना, और मेल होने पर क्या होता है? विकार उत्पन्न होना। विकार यानी परिवर्तन। ठीक है, तो दो वर्णों का मेल होने पर किसी भी प्रकार का क्या होना? विकार या फिर परिवर्तन, जिसे कहें परिवर्तन होना, उसी को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो संधि उसी शब्द में होगी जबकि उसमें हमें कोई भी परिवर्तन या विकार दिखाई दे रहा हो। ठीक है, इतना समझ आया? तो मैं आपको आसान तरीके से समझाऊंगी एक फॉर्मूले के हिसाब से कि आपको समझ आएगा कि किस शब्द में संधि होती है, हम कैसे जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला शब्द होता है, दो शब्द होते हैं, प्रथम शब्द और प्लस द्वितीय शब्द। ठीक है, दो शब्द होते हैं और फिर दोनों शब्दों को मिलाकर क्या होता है? एक नए शब्द का निर्माण होता है या नए शब्द की उत्पत्ति होती है। जैसे कि शब्द होता है, हमने पढ़ा है कई बार, हिमालय शब्द होता है हिम प्लस आलय। ठीक है, बहुत सारे शब्द होते हैं संधि के लिए जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, जगत धननाथ जगन्नाथ। ठीक है, मनहा प्लस योग मनोयोग। इस प्रकार से कई प्रकार के शब्द होते हैं जो एग्जाम में हम रट लेते हैं लेकिन हमें क्लियर नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो समझिए संधि के लिए ये सिंपल फॉर्मूला है। जैसे प्रथम शब्द होता है, पहला शब्द होता है और दूसरा शब्द होता है। दो शब्द होते हैं जिनसे मिलकर एक नए शब्द की उत्पत्ति होती है। तो संधि का अर्थ ही होता है परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन होता है और फिर एक नए शब्द की क्या होती है? उत्पत्ति होती है, यानी उसका निर्माण होता है। तो पहला शब्द जो होता है यानी प्रथम शब्द जो होता है उसका तो हम क्या लेते हैं? अंतिम वर्ण देखते हैं।
प्रथम शब्द जो होगा यानी पहला शब्द जो होगा उसका हम अंतिम वर्ण लेंगे, लास्ट वाला लेटर, और उसके बाद जो दूसरा शब्द होगा उसका हम क्या लेंगे, प्रथम वर्ण यानी फर्स्ट वाला जो वर्ण है वो हम लेंगे। तो आप किस प्रकार से समझेंगे, जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे एक शब्द लिया आपको, देव प्लस आलय। देव प्लस आलय सभी को पता है, सभी ने रट रखा है, सबको आता है। देव प्लस आलय देवालय। देव का अर्थ क्या होता है, देव का अर्थ यानी देवता, ठीक है। देव का अर्थ क्या है, देवता, और आलय यानी होता है घर, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि देवताओं का जो घर होता है उसको क्या बोला जाता है, देवालय बोला जाता है, ठीक है। तो शब्द भी हमें कौन से निकालने हैं, शब्द भी वही निकालने हैं जिनका कोई सार्थक अर्थ हो। सार्थक अर्थ यानी जिनका कोई भी सही अर्थ निकल रहा हो, ठीक है, वही शब्द हमको लेने हैं। तो देव प्लस आलय देवालय होता है। तो देव का जो अंतिम वर्ण है, यहाँ मैंने क्या बताया है कि जो अंतिम वर्ण होता है पहले शब्द का वही लेना है हमको। तो यहाँ पे अंतिम वर्ण आपको क्या दिखाई दे रहा है, वाह। देव का अंतिम वर्ण क्या है, वाह है। तो बहुत से लोग बताएंगे कि इसका अंतिम वर्ण वाह है, लेकिन मैंने आपको वर्ण विच्छेद समझाया था और उसमें मैंने बताया था किस प्रकार से आपको वर्णों को तोड़ना है। तो जब हम देव का वर्ण विच्छेद करेंगे या उसे तोड़ेंगे टुकड़ों में, तो वाह में से क्या अलग होगा, वाह में से छोटा आ अलग होगा। तो यही हमारा क्या है, अंतिम वर्ण है देव का। किस प्रकार से होता है देव का वर्ण विच्छेद, इस प्रकार समझिए। दा में व्यंजन लगेगा, इसमें कौन सी स्वर है, ए की मात्रा, तो ए लिखेंगे। उसके बाद वाह का वर्ण विच्छेद, वाह हलंत लगाएंगे तब इसमें आ अलग होगा, और यही आ हमारा अंतिम वर्ण है। आया आपको समझ में। तो आपको इस प्रकार से नहीं लगाना है कि आप वाह बता दो, वाह नहीं होगा। वाह एक व्यंजन वर्ण है और इस व्यंजन वर्ण में स्वर शामिल रहता है। तो यहाँ पे यदि आपको कोई भी स्वर की मात्रा नहीं दिखाई दे रही है तो वहाँ क्या होगा, छोटा आ रहता है। इतना आपको समझ आया होगा कि जब कोई मात्रा दिखाई ना दे तो आ की मात्रा होती है, क्योंकि छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए हर व्यंजन में आ शामिल है। तो इतना आपको समझ आया कि आपको प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण लेना है, और अंतिम वर्ण हमारा यहाँ क्या है, छोटा आ है। इसके बाद प्लस यहाँ पे द्वितीय शब्द का क्या लेना है हमें, प्रथम वर्ण। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण यानी जो पहला वर्ण है, तो इसको लिख लीजिए, ठीक है, बड़ा आ, ठीक है। इसके बाद लय पीछे इस प्रकार से लिख देंगे हम, और आगे ये क्या था, यहाँ पे आगे देव था। तो देव प्लस इसमें से छोटा आ अलग किया है, यहाँ पे प्रथम वर्ण बड़ा आ था और इसके बाद लय। तो ये सब मिलाकर क्या हो जाता है, देवालय हो जाता है। परंतु हमें विकार कहाँ दिखाई दे रहा है, हमें विकार यहाँ दिखाई दे रहा है। कहाँ पे, इसके अंतिम वर्ण में और इसके प्रथम वर्ण में। तो ये जो विकार और परिवर्तन आया है, विकार और परिवर्तन जिसे कहें, वही क्या होता है, वही होता है संधि विच्छेद। मतलब यहाँ पर ही संधि विकार उत्पन्न हुआ है। तो इस प्रकार से ये दोनों वर्ण क्या होंगे, मेल करेंगे, और मेल होने पर ही विकार उत्पन्न होता है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा। फिर देवालय एक नए शब्द की उत्पत्ति हुई है, देवालय यानी यहाँ जो आ है वो मिलकर क्या हो गया, बड़ा आ हो गया। छोटा आ प्लस बड़ा आ को मिलाकर क्या बन गया, बड़ा आ ने रूप ले लिया, और इसका वास्तविक रूप ये हो गया देवालय। तो देवों का आलय। इतना आपको समझ आया होगा कि संधि किस प्रकार से करते हैं और उसका विच्छेद किस प्रकार किया जाता है। और विच्छेद भी आप तभी कर पाएंगे जबकि आपने बहुत ही अच्छे से वर्ण विच्छेद को समझा हो, और यदि आपकी संधियां गलत हो रही हैं तो कहीं ना कहीं आपके वर्ण विच्छेद में कमी है। आया आपको इतना समझ। आगे मैं आपको समझाऊंगी कि संधि कितने प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है ये हम समझेंगे। देखिए संधि के कितने प्रकार होते हैं। संधि के प्रकार एग्जाम में आएगा तो आप क्या लगाना है कि संधि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सी संधि होती है, पहली होती है स्वर संधि।
कौन सी होती है? पहली होती है हमारी स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि और तीसरी होती है विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि, तीसरी होती है हमारी विसर्ग संधि। तो इतना आपको समझ आया होगा संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिस भी संधि से बनते हैं वो कौन सी है? स्वर संधि है वो। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आते हैं व्यंजन और विसर्ग संधि से, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो स्वर संधि से ही बनते हैं, इसलिए इनको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। बाकी हम व्यंजन और विसर्ग को भी पढ़ेंगे क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, तो पहली जो स्वर संधि है, स्वर संधि कौन सी होती है? परिभाषा किस प्रकार से समझेंगी कि स्वरों का स्वरों से मेल जब होता है तब क्या होता है? विकार उत्पन्न होता है। किससे? स्वरों का, यानी स्वर वर्ण जो होते हैं, स्वर वर्णों का प्लस स्वर वर्णों से ही क्या होता है? मेल होता है, और तब ही विकार उत्पन्न होगा और वो हो जाएगी स्वर संधि। ठीक है, व्यंजन संधि कौन सी होती है? व्यंजन संधि वो होती है जिसमें स्वर का व्यंजन से मेल हो, व्यंजनों का स्वर से मेल हो और उसके बाद व्यंजन का व्यंजन से भी मेल होता है और फिर कोई विकार उत्पन्न हो, तो वो हो जाएगी विसर्ग। स्वर का किससे? व्यंजन से। ठीक है, व्यंजनों का स्वर से और फिर व्यंजन का प्लस व्यंजन से, ठीक है, मेल होता है, तब वो कौन सी हो जाती है? व्यंजन संधि हो जाती है। ठीक है, इसके बाद विसर्ग संधि कौन सी होती है? जिसमें कि स्वर, व्यंजन और विसर्ग तीनों से मेल होकर विकार उत्पन्न होता है। स्वर, व्यंजन और विसर्ग। आया इतना समझ में? तो ये मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है। जब मैं डिटेल में इनको पढ़ाऊंगी आगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या होती हैं स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। ठीक है, इसके बाद आप समझिए कि जो स्वर संधि होती है, स्वर संधि में स्वर का स्वर से मेल होता है। ठीक है, इसके प्रकार कितने होते हैं स्वर संधि के? स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। जब आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि संधि के कितने प्रकार होते हैं तो आपको 3 बताना है, परंतु यदि आपको बोला कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, स्पेशली नाम आया स्वर संधि का, तो आपको कितने बताने हैं? 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होती हैं? पहली होती है दीर्घ स्वर संधि। कौन सी होती है? दीर्घ स्वर संधि। दूसरी होती है गुण स्वर संधि। ठीक है, फिर होती है तीसरी वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर। चौथी होती है यण स्वर संधि और 5वीं है आयाधी स्वर संधि। इतना आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, कि इसके 5 प्रकार होते हैं। ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, 5 प्रकार, क्योंकि इन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में स्वर संधि के अंतर्गत वो इन 2 संधियों से बनते हैं, दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि। तो इनको पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। तो आगे समझिए आप, आगे दीर्घ स्वर संधि के बारे में हम पढ़ते हैं कि दीर्घ स्वर संधि क्या होती है। दीर्घ स्वर संधि, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि क्या होती है? तो दीर्घ स्वर संधि वो होती है, इसकी परिभाषा कैसे समझेंगे आप? परिभाषाओं को अधिकतर रट लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं, तो सरल तरीके से आप ऐसे समझिए कि जो दीर्घ स्वर संधि है इसका नाम ही क्या है? दीर्घ है। दीर्घ यानी बड़ा। मैंने आपको बताया था दीर्घ यानी बड़ा और लघु यानी छोटा। तो दीर्घ स्वर संधि में क्या होगा? सारे जो स्वर होते हैं, कौन कौन से बताए थे स्वर? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, आई, ओ और औ, ये बताए थे मैंने 11 स्वर। तो इनका प्रयोग, इनमें से दीर्घ स्वर संधि में कौन कौन से हम पढ़ेंगे? छोटा आ से लेके बड़ा ऊ तक, इतने हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि। आप इतना याद रखिए कि जो आ ई ऊ हैं ये सारे ही हम दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत पढ़ेंगे और इनको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं हम
कि दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा इस प्रकार से समझिए आप कि दीर्घ स्वर संधि में हर जो स्वर होगा, पहले चाहे छोटा स्वर आए बाद में बड़ा आए, या फिर पहले बड़ा आए बाद में छोटा वर्ण आए स्वर का, या फिर दोनों छोटे आए या दोनों बड़े स्वर आए, तो मिलकर क्या बनेंगे, हमेशा दीर्घ वर्ण हो जाएगा, यानी दीर्घ स्वर हो जाएगा। तो वही होती है दीर्घ स्वर संधि। कैसे समझेंगे? दो वर्णों का मेल तो होता ही है। संधि की परिभाषा क्या समझाई थी? दो वर्णों का मेल होने पर विकार होता है, परंतु यहाँ क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि में दो वर्ण आएंगे, दो वर्णों का मेल किस प्रकार, पहले छोटा आए यानी ह्रस्व आए, प्रथम वर्ण जो होगा वो क्या होगा, ह्रस्व हो या दीर्घ हो, क्या हो, ह्रस्व हो या दीर्घ हो, यानी बड़ा हो या छोटा हो, अंत में क्या हो जाएगा, अंत में हो जाएगा दीर्घ। क्या हो जाएगा, अंत में दीर्घ बन जाएगा, यानी बड़ा हो जाएगा, तो वही हो जाती है दीर्घ स्वर संधि। आसान तरीके से समझाया है, चाहे पहले छोटा वर्ण आए चाहे बड़ा आए, या पहले बड़ा आए बाद में छोटा आए, या दोनों छोटे आए, या फिर दोनों वर्ण बड़े हों, मिलकर क्या बनेगा, बड़ा ही हो जाएगा। जैसे कि समझिए आप आसान तरीके से, जैसे कि मैंने लिखा छोटा प्लस छोटा मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ा। ठीक है, बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलकर क्या होगा, ठीक है, पहले बड़ा आया बाद में छोटा आया तो भी क्या हो जाएगा, बड़ा आ, और पहले छोटा और बाद में बड़ा आ आएगा तो भी क्या होगा, बड़ा आ। कुल मिला के बात ये है कि हमेशा आपको बड़ा ही इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, पहले छोटा, दोनों छोटे हैं तो भी मिलकर बड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार से मैंने आपको सारे स्वर बताए हैं, छोटा, बड़ा, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये सारे हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है आपको समझने के लिए कि ये इन दोनों का काम तो यहाँ हो गया। इसी प्रकार से छोटी ई और बड़ी का भी इसी प्रकार से चलेगा, और फिर छोटा ऊ और बड़ा ऊ का भी इसी प्रकार से मिलेगा। तो आपको मैं शब्द बताती हूँ कि किस प्रकार से शब्द आते हैं। ठीक है, समझिए आप। जैसे कि शब्द दिया गया है आपको, अभी मैंने आपको बताया था देवालय, वो इसी के अंतर्गत आएगा। देव प्लस आलय मिलकर क्या हो जाता है, देवालय। ठीक है, क्या हो जाएगा, देवालय। तो यहाँ समझिए मैंने आपको क्या किया था कि वा में से आ अलग किया था, यानी जो अंतिम वर्ण था वो आ था आपका। ठीक है, और यहाँ पे बड़ा आ था। ठीक है, बड़ा प्लस लय इतना था, यहाँ पे देव आ अलग किया, फिर यहाँ पे प्रथम वर्ण बड़ा और लय, तो मिलकर आपका देवालय किस प्रकार हो जाएगा कि जो छोटा आ और बड़ा है यहाँ पे विकार आपका आया था, यहाँ विकार आपका आया था, तो ये छोटा और बड़ा आ वाला फॉर्मूला कौन सा है आपका, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर क्या हो गए, बड़ा। तो यहाँ पे यही वाला कॉन्सेप्ट चला है आपका, यानी छोटा और बड़ा मिलकर क्या हो गए, बड़ा आने रूप ले लिया, तो ये आपका हो गया देवालय और नए शब्द की उत्पत्ति हो गई। इसी प्रकार आप समझिए, जैसे शब्द है हिमालय, इसका संधि विच्छेद आप किस प्रकार करेंगे। आपको दोनों तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपको विच्छेद किया हुआ आता है तो आपको सही रूप देखना होता है। 4 ऑप्शन आ जाते हैं कि देवधनालय का सही रूप क्या है, सही शब्द आपको बताना है, तो 4 ऑप्शन दे देंगे तो आपको सही रूप इसका बताना पड़ेगा, देवालय कौन सा सही है। इसी प्रकार आपको इस प्रकार भी दिया जाता है, हिमालय एक शब्द दे दिया या कोई भी अन्य शब्द दे दिया, उसका विच्छेद करके आपको बताना है, तो इसका संधि विच्छेद करके आप बताएंगे, और इसमें कौन सी संधि है ये नाम भी आपको पूछा जाता है। तो हिमालय में से आप सार्थक सही शब्द पहले अलग कीजिए। 2 शब्द दिए रहते हैं जिनसे नया शब्द आता है, तो पहला शब्द अलग करना है और फिर दूसरा शब्द अलग करना है। तो हिम अलग होगा या हिमा अलग होगा, आपको बताना है इन दोनों में से क्या अलग होगा, और इसके बाद आलय अलग होगा या आलय अलग होगा, ये आपको बताना है। तो सही रूप इसका क्या होगा, हिम होगा या हिमा होगा, सही रूप।
तो हिम होता है, हिम यानी बर्फ, और हिमा का कोई भी अर्थ नहीं होता। तो ध्यान रखिए, आपको वही शब्द अंदर से निकालना है जिसका कोई सार्थक अर्थ हो। तो हिम का अर्थ यहाँ पे बर्फ होता है, तो यहाँ हमने हिम को निकाला है, यानी इसमें छोटा आ शामिल है। और आलय नहीं होता है, आलय शब्द गलत है, आलय शब्द होता है। आलय का अर्थ मैंने आपको बताया है, घर होता है। तो यहाँ पे बड़ा वाला आपका राइट होगा। इस प्रकार छोटा प्लस बड़ा मिलकर क्या हो जाता है, यहाँ पे बड़ा आ हो गया, छोटा आ, हिम प्लस आलय। समझ आ रहा है आपको इतना? हिम प्लस आलय मिलकर क्या हो गया, छोटा आ प्लस बड़ा आ। यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है, छोटा प्लस बड़ा मिलकर क्या हो गया, बड़ा। तो इस प्रकार मिलाकर हो गया आपका हिमालय। ये देखिए बड़ा इसमें मिक्स हो गया। इतना आपको समझ आया? तो यही क्या है, हमारी दीर्घ स्वर संधि है। आया आपको समझ में? कोई भी छोटी मिलकर बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से। अगला मैं आपको उदाहरण समझाती हूँ। जैसे कि शब्द है कविंद्र। ठीक है, शब्द है कविंद्र। इसका संधि विच्छेद किस प्रकार से होगा? कविंद्र में हम कैसे समझेंगे कि कौन सी संधि है? तो इसका संधि विच्छेद करके देखिए। तो आपको बताना है कि कवि शब्द सही है या कवि शब्द सही है। इस प्रकार इंद्र सही है या इंद्र सही है, तो आपको इनमें से चूज करके बताना होगा कि इन दोनों शब्दों में से क्या सही है। तो हमें सार्थक शब्द निकालना है, ये आपको याद रखना है कि कवि शब्द नहीं होता है। राइट आंसर क्या है आपका? कवि होता है। कवि क्या होता है सही? कवि, छोटी ई वाला, यानी यहाँ क्या है, छोटी ई है। बा में से क्या अलग किया है, छोटी ई अलग करी है। ठीक है, इस प्रकार से का प्लस वा और बा में से अलग की है छोटी ई। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ हमने छोटी ई अलग की है। इंद्र होता है या इंद्र होता है, ये आपको सही सार्थक अर्थ निकालना है। तो इंद्र होता है, क्या होता है, इंद्र होता है। तो यहाँ पर भी आपकी छोटी ई और छोटी ई मिलकर विकार उत्पन्न कर रही हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, बड़ी ई बन जाएगी, दीर्घ हो जाएगी। तो यहाँ हो गया कविंद्र। क्या शब्द बन गया आपका? कविंद्र। तो ये हमारी दीर्घ स्वर संधि का ही उदाहरण। इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ। जैसे कि शब्द है रविंद्र, इसी प्रकार से बनेगा वो भी रवि। जब हम इसको तोड़ेंगे तो किस प्रकार आएगा, रवि कैसा होता है सार्थक शब्द, रवि, इस प्रकार लिखा जाता है। और फिर इंद्र। ठीक है, तो क्या हो गया, छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर क्या हो गई, बड़ी ई हो गई। और इस प्रकार से सही अर्थ क्या हो गया, रविंद्र हो गया। हाँ, इतना आपको समझ आया होगा? आया इतना आपको समझ? ठीक है, तो आई होप आपको दीर्घ स्वर संधि समझ आ गई होगी। एक उदाहरण और मैं आपको बता देती हूँ, एक और उदाहरण जैसे ऊ से रिलेटेड मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, जैसे शब्द है भू प्लस ऊर्जा। ठीक है, भू यानी क्या होता है, भूमि होती है, भू यानी भूमि। ठीक है, और ऊर्जा का तो आपको पता ही है, ऊर्जा। ठीक है, यानी भूमि की जो ऊर्जा होती है, शक्ति होती है ऊर्जा यानी। ठीक है, भूमि की जो ऊर्जा होती है। तो भू शब्द इस प्रकार से सही होता है और ये ऊर्जा। ठीक है, जब इनको मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा, भू ऊर्जा। इस प्रकार से सही शब्द आएगा, सार्थक शब्द। तो यहाँ पे क्या है, भा में से जब हम विच्छेद करेंगे तो भा में से कौन सी मात्रा लगी हुई है, बड़ा ऊ की। ठीक है, इतना आया। और प्रथम वर्ण इसका क्या है, दूसरे शब्द का, ये भी बड़ा ऊ है। तो मिलकर क्या हो जाएंगे, दोनों बड़ा ऊ ही होगा। यहाँ पे विकार आ रहा है आपका, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर क्या हो गए, बड़ा ऊ में ही परिवर्तित हो जाएंगे। और इस प्रकार से आपका शब्द आ गया आपको भू ऊर्जा। शब्द क्या आ गया, भू ऊर्जा, भूमि की जो ऊर्जा होती है। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। तो कई प्रकार के इस प्रकार से शब्द होते हैं जो दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हैं। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। मैंने आपको बड़ा वाली बता दी, बड़ी ई वाली बता दी और बड़ा ऊ वाले बता दिए। तो यही होते हैं दीर्घ संधि के उदाहरण। इनसे कई प्रकार के बहुत सारे उदाहरण होते हैं जो बुक्स में दिए होते हैं। ठीक है, तो इतना आशा करती हूँ आपको इतना समझ आ गया होगा।
और आगे के जो भी प्रकार हैं, गुण स्वर संधि, वृद्धि, याण और आयादी, जितने भी प्रकार हैं स्वर संधि के, मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपके लिए लेकर आऊँगी। तो आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।